नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माइका। शांति जी अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू रचना उसके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो माँ जी, बात कर लो। शांति जी ने आंख खोलकर देखा तो रचना हाथ में फोन लिए खड़ी हुई थी। उसे उस तरह देखकर शांति जी ने पूछा, किसका फोन है बहू? और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फोन खुटका देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती किसी के आराम में ही खगल पड़ रहा होगा। शांति जी के छोटे सवाल पर रचना ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी है, मेरे लिए दुखता ही होगा। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो रोज फोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज फोन करती थी। हाँ, हमें तो आपका बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाहट हुई रचना ने कहा और आखिरी फोन उन्हें पकड़ा कर वही पास में खड़ी हो गई। आखिर ये भी तो सुनना जरूरी था कि शांति जी अपनी बेटी से क्या बात करती है। शांति जी ने अपने कांपते हाथों में फोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बेटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तू कैसी हो? बस बेटी, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोते पोती नाता नातियों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लगे है बेटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोग भगवान सारी खुशी दे और हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लगी। रचना ने अम्मा के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ा कर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने लगी कि हाथ से छोटे गिलास गिर गए। अचानक गिलास गिरने की आवाज सुनकर रचना दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर शांति जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता? गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर काम संभालूं या आपको संभालूं? आपके बिगड़े में काम संभालूं? बहुत हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ। फोन पकड़ कर बेटी को बात कर लेते हो। अब तो आपके हाथ बिल्कुल नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम फैलाना वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। और अरे, घर में कौन सी नौकरानी लगी है? मुझे ही सारा साफ करना है। कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जीव होता है। बड़बड़ाती हुई रचना बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई। फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई शांति जी तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना शांति जी प्रतिक्रिया जाने की रचना दरवाजे जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। शांति जी एक टक अपनी बहू को देख रही कि वो ज्यादा कुछ कह सकती। आखिरी रहना तो उन्हीं के साथ था। बेटा तो सुबह गया था, शाम में को ही घर आता था। दिन भर रचना ही होती है उनके पास, इसलिए उसकी तेज जुबान को भी शांति झेल जाती है। खैर, रचना तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही है, पर फिर भी शांति जी कुछ संभाल लिया। पैसे टके के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब शांति जी के हाथ पैर चलते थे तब वो अपनी बेटी सालू खूब बुलाती थी। अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजें खुद बनाकर खिलाती। अब चिड़चिड़ी करती है तो सीधा जवाब देती है, कौन से तुम्हारे पति पैसे खर्च करवा रही हूँ? अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है, आखिर बेटी पर खर्च करती हूँ। तुम लोगों पर तो खर्च करती हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सभी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। शांति की जवाब सुनकर रचना चुप हो जाती है, पर जब शांति जी बिस्तर पर आई तब रचना का व्यवहार भी रूखा हो गया। अब तो बिना शांति की लाठी से सहारा उठ अब नित्य कर्म तो कर लेते, नहीं तो वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी। उस समय बेटी सालू ने ही उसकी सेवा की। अब तो रचना आसपास भी नहीं भटकती थी। उसे 10 दिनों से सालों इस घर पर रहकर शांति जी खूब सेवा की, लेकिन जैसे ही शांति जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी, अपने नित्य कर्म कर अपने आप ही करने लगी, उसके बाद रचना ने अपना व्यवहार सालू के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर सालू से बहस करने लगी। छोटी सी बात पर बतंगड़ बना देती। अब शांति जी को रचना की नजर बड़ी अजीब सी लगती। पता नहीं क्यों सुबह और शाम
सोते समय शांति जी के पास जरूर आती और उसके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती, जबकि शांति जी सिर्फ कानों के सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे। हाथों में लाख की चूड़ियां थी। उस दिन करवा चौथ था। सालू अपने मायके में ही मौजूद थी। सालू अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में आई थी तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई, तो अम्मा के कहने पर उन्होंने अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर अपने पहन ली। वो साड़ी शांति जी की रचना की माई से कैसे आई थी, ये देखकर रचना गुस्से से आग बबूला हो गई। सालू पर चिल्ला लगी, किसे पूछ कर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ कि इस घर में क्यों रुकी हो। अम्मा की सेवा तो बहाने सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ। पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा चिराचरित। अम्मा को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहती हो। बहुत बस कर, क्या बोल रही हो तुम? पता नहीं एक साड़ी क्या पहन ली, उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीज़ों पर मेरी बेटी का ही हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ, तो फिर बेटी का काहे हक? इसे मैं एक फूटी कोड़ी भी न लेने दूं। बस करो रचना, तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा से लड़ते हुए अचानक राकेश अंदर आते हुए कहा। राकेश को देखकर रचना चुप हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब ही हो चुका था। आए दिन किस्सा होने लगा था। आखिर शांति जी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज़्यादा कुछ ही बोलती, इसलिए उन्हें सालू को खुद ही जाने के लिए कह दिया। कि सालू तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वापस अपने ससुराल चली गई। वो अब शांति जी से फ़ोन पर ही बात करती थी। उसमें भी रचना चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से ही कुछ होता नहीं है और बेटी सालू को भी आने देती नहीं। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। रचना को ऐसा क्यों लगता है कि सालू कहीं संपत्ति में हिस्सा न मांग ले, अम्मा मरने से पहले भी ना जाए। बेटा राकेश ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हर रोज़ घर की शांति भंग लगी थी, इसलिए अम्मा ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर शांति जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर पर लड़खड़ा गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे गिरने की आवाज़ सुनकर बहू कमरे में आ गई और शांति जी गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे चिल्लाते हुए रचना ने शांति जी को सहारा दे पलंग पर बैठाया। पलंग पर लेटने शांति जी बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, कब मेरे प्राण बाखुर हो उड़े। एक बार सालू को यहाँ बुला दे, बस मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बुला दूंगी, कहकर शांति जी को रचना वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फ़ोन नहीं करूँगी, मन ही मन सोचती हुई रचना ने सालू को फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। रात को राकेश घर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वहाँ अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस आ गया। सुबह उठकर जब शांति जी के कमरे में गई तो शांति जी प्राण बेघर उठ चुके थे, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि अपने शांति जी के कहने के बावजूद भी सालू को बुलाया ही नहीं, बल्कि बिना वक्त गवाए तो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। लेकिन तक राकेश भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर पर गहने उतारने देखकर राकेश बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है अम्मा को गहने पहनने रखना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक रचना के कहने पर राकेश फटाफट अम्मा के पास गया और उसके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफ़ी देर पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हो। पता नहीं सकती थी अम्मा अब छोड़कर जा चुकी है। अरे अम्मा तो जा चुकी है, कहीं गहने भी ना चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे और सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? राकेश प्रश्न किया तो रचना उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन और कौन? वही एक है जिसकी नज़र इन गहनों पर। उस गहनों पर इसके आगे राकेश कुछ नहीं कहा। बस कुछ देर तक रचना की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि रचना अपने काम में लगी रही थी।
थोड़ी देर बाद उसने सालू को और बाकी रिश्तेदार फ़ोन कर बोला हम संसार से जा चुकी हैं, खबर दी। अब क्रियाक्रम हो गया। सालू वापस अपने पति के साथ जाने लगी तो राकेश बोला, सालू तू इस घर की बेटी है तो तू कम से कम 15 दिन यहाँ रुक ही चाहिए। नहीं भाई, इस घर में अम्मा खुद ही जाने को कह दिया, वहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर भी तुम कुछ जानने हो तो अपने स्वाभिमान की रक्षा मुझे खुद करनी है। अब तो अम्मा ही नहीं है, अब तो मेरा मायका ही खत्म। कहते कहते सालू की आंखों में आंसू आ गए। राकेश ने देखा कि रचना अपने रिश्तेदारों से घिरी बैठी है। एक एक बार उसने सालू को तंज नहीं दी। सच आज वाकई में बहन का मायका खत्म हो रहा है। फिर भी राकेश ने भी सालू को रोका नहीं। सालू अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने लगे थे। इतने में राकेश फिर सालू के पास आए और एक छोटी सी पोटी उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा, ये अम्मा का आशीर्वाद है, उन्हें खुद अपने हाथों से तुम्हें दिए थे। सालू को दे दिया। रही बात मकान में हिस्से की तो नहीं भाई, मैं कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर सालू ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले तेरी भाभी साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए तो इन्हें ले जा। और रही बात मायके की तो जरूर नहीं है कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आऊँगा, तेरे स्वाभिमान को ख़त्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन ना सही भाई का दामन तो है। अपने भाई राकेश की बात सुनकर सालू उसके गले लगकर फोट कर रोई। कुछ देर बाद जब मन हल्का हुआ तब राकेश को विदा लेकर सालू वहाँ से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। सालू कभी अपने मायके के घर में नहीं गई। हाँ, राकेश हर रक्षाबंधन भाई दूज खुद अपनी बहन के घर आ जाता है। हालांकि रचना इस पर काफ़ी हंगामा किया था। राकेश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता तो रचना धीरे धीरे अपने आप को ही चुप हो गई। और रही बात गहने की तो रचना उन गहनों के लिए अपना सिर पटकती रह गई। जब राकेश ने उसे बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने की बेटी के किए हैं और गहने खुद सालू को दे दिए। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।